यामिनी वंश या गजनबी वंश, कल मैंने बताया था इसके बारे में। और इसकी राजधानी जो थी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो गजनी प्रदेश थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अलप्तगीन अपनी गद्दी ट्रांसफर करता है अपने बेटे को, अपने गुलाम को या दामाद को। इसमें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बोलते हैं, तो अपन को इसमें नहीं पढ़ना है। सीधा सीधा सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन किस वंश का है ये आपको बनना चाहिए, और सुबुक्तगीन जो है उसकी राजधानी क्या है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो याद रखना। अच्छा, वॉइस सबको क्लियर आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, स्लो आ रही है सर। आवाज स्लो आ रही है? यस सर, स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज सही? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसके जस्ट बाद में अपन बात करते हैं कि जो सुबुक्तगीन है वो भी गजनबी वंश से है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसने अपनी राजधानी बनाया है गजनी प्रदेश को। अब एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका, कि हिंदुस्तान में सबसे पहले आक्रमण यदि तुर्कों ने किया है तो कब किया है? तो ये बात याद रखिएगा, सन 1000, हालांकि सन नहीं पूछते हैं, लेकिन यदि मैं व्यक्ति का नाम पूछूं तो आपको बताना पड़ेगा कि महमूद गजनबी के पिता मतलब सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन सबसे पहला व्यक्ति है तुर्कियों में, याद रखना, जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। और उस समय हिंदू शाही राजवंश, जिसको ब्राह्मण राजवंश भी कहते हैं, राजा था जयपाल, उसके विरुद्ध आक्रमण किया। परंतु इन दोनों के आक्रमणों का कुछ खास परिणाम नहीं निकला। ये लोग भिड़े, लेकिन कौन जीता कौन हारा ये चीज इतिहास में क्लियर नहीं। परंतु ये क्रेडिट दे जाता है कि हिंदुस्तान में आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्की कौन है? सुबुक्तगीन। और यदि मैं पूछूं सबसे पहला अरबी कौन है, तो आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम। अब यदि कोई आपसे पूछे कि सुबुक्तगीन ने आक्रमण क्यों किया था, तो भारत में उस समय अपार जन संपदा था, तो धन संपदा, अपार वैभव, जिस वजह से दरअसल में सुबुक्तगीन को भारत में आकर्षित होना पड़ा या आकर्षित किया भारत के द्वारा, और इसने जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। हालांकि छोटी मोटी लूट मिली उसको, थोड़ा मोड़ा धन मिला, लेकिन कोई भारी परिणाम इससे नहीं निकला। इस तरह से तो सुबुक्तगीन का ये चैप्टर होता है क्लोज। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज का पूरा सेशन बहुत इत्मीनान से आपको केवल पहले देखना है और मेरी वॉइस को बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि मैं पूरे के पूरे घटना चक्र के क्वेश्चन ही आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो लॉकडाउन में घर पहुंच चुके हैं, उनके पास में नोट्स नहीं, कॉपी किताब नहीं, तो बिल्कुल परेशान मत हो, बस लेक्चर लेते चलना है और सब्जेक्ट आपका होता चलेगा। और कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल बात मानना कि ज़्यादा डाउट में मत फंसना, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मेरे से बिल्कुल क्लियर कर लेना। ठीक है। हाँ, अब जैसे ये सुबुक्तगीन अगर आपको दिख रहा है, तो सुबुक्तगीन की दो औलादें हैं। जो छोटा बेटा है उसका नाम इस्माइल, जिससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है, और बड़ा बेटा है जिसका नाम है महमूद गजनबी। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये चीज आपको याद रखना है। जो सुबुक्तगीन है वो शादी करता है, तुर्कमेनिस्तान में एक जगह है जुबलिस्तान, तो जुबलिस्तान में एक लड़की है या एक लेडीज है, तो जुबलिस्तान में एक लड़की है या एक लेडीज है, उससे शादी करता है सुबुक्तगीन, और फाइनल में उसी के कारण पैदा होता है महमूद गजनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुबलिस्तान की धनवान कन्या से शादी करता है सुबुक्तगीन, इसलिए महमूद गजनबी को जुबली का लाल भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जुबली का लाल किसे कहते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जुबली का लाल महमूद गजनबी को कहा जाता है, और ये उसी वंश का है जिस वंश का पिता है, मतलब यामिनी वंश या गजनबी वंश। याद रहेगी ये चीज। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि जुबलिस्तान का लाडला किसे कहते हैं या जुबली का लाल किसे कहते हैं, तो महमूद गजनबी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हुआ क्या कि महमूद गजनबी ने जो मध्य एशिया था, मतलब तुर्कमेनिस्तान को उस समय मध्य एशिया कहते हैं, थोड़ा सा अफगानिस्तान का एरिया, थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया, तो काफी कम समय में इस पूरे एरिया पे अपना अधिकार कर लिया।
मतलब इतना तेज था, इतना शार्प था तलवार चलाने में, या युद्ध कौशल इतना बेहतर था कि इसने कम समय में लगभग बहुत बड़े तुर्कमेनिस्तान के एरिया को जीत लिया। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट इसकी लाइफ का। क्या है टर्निंग पॉइंट, जरा समझिए। ये वही चीज है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ अगर आप मीन्स दे रहे होते तो ये चीज लिखनी पड़ती, तो फिर भी जिनको पता उनके लिए। उस समय बगदाद का जो खलीफा है, मैंने आपको बताया था मोहम्मद साहब के जाने के बाद एक पद बनता है जिसका नाम है खलीफा, और उस खलीफा पद पे उस समय एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है अल कादिर बिल्लाह। तो अल कादिर बिल्लाह के कानों में गूंज पड़ती है कि एक तुर्कमेनिस्तान का मुसलमान है, वो बहुत कम समय में बहुत सारे एरिया को जीत के अपने आधिपत्य में कर लेता है। तो तत्काल वो उसको अपने पास बुलाता है और उसको दो उपाधियां देता है, यमीन उद्दौला और यमीन अल मिल्लाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी कि यमीन उद्दौला और यमीन अल मिल्लाह की उपाधि से मध्यकालीन इतिहास में किसे विभूषित किया गया है? तो ये चीज आप याद रखेंगे, नाम है बंदे का महमूद गजनबी। क्लियर है जी? एक बार फिर से देख लीजिए, यमीन उद्दौला और यमीन अल मिल्लाह की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है? महमूद गजनबी को। और ये टाइटल उसको किसने दिया था? बगदाद के खलीफा ने। मतलब उस समय खलीफाओं की राजधानी महमूद गजनबी के समय क्या थी? बगदाद। ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही महमूद गजनबी को बगदाद के खलीफा ने बुलाया, तो तत्काल महमूद गजनबी कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से महमूद गजनबी का राजनीतिक जीवन भारत के प्रति शुरू हो रहा है। तो अल कादिर बिल्लाह जो है वो कहते हैं कि महमूद, तुम तुर्कमेनिस्तान के छोटे छोटे एरिया को जीतते रहते हो, उससे तुम्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। यहीं से कुछ दूरी पर एक जगह अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए एक जगह हिंदुस्तान है बेटा, यदि तुम वहां जाओ और वहां पर यदि आक्रमण करो तो तुम्हें बहुत सारा रुपया पैसा नसीब होगा। बस इसी बात को सहर्ष स्वीकार कर लेता है महमूद गजनबी, और वो भारत में हर साल आक्रमण करने की सौगंध खाता है या कसम खाता है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए हैं, तो आप लोग बोल देते कि सर 17 बार आक्रमण किए हैं। 18 बार क्यों नहीं किए? 16 बार क्यों नहीं किए? क्योंकि एक सरकारी इतिहासकार है जिसका नाम है हेनरी इलियट। ये आपके लिए एमपीपीएससी का अगला क्वेश्चन, कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, और वो आक्रमण कब से किए हैं? सन 1001 से 1027। ये आपको याद रखने में आसानी होगी, ये 27 और ये 17, तो 17 बार आक्रमण किए हैं। तो निश्चित रूप में इन आक्रमणों में 17 बार ही आक्रमण किए हैं, ये कौन सा इतिहासकार बताता है? हेनरी इलियट। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने की, जुबली का लाल किसे कहते हैं? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की सुबुक्तगीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं तो ये कौन सा इतिहासकार बतलाता है? नाम है हेनरी इलियट। अब यहाँ से महमूद गजनबी भारत पर अटैक करने के लिए निकल पड़ेगा। तो जैसे ही महमूद गजनबी भारत पर अटैक करने के लिए निकलेगा, तो कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का मेन उद्देश्य यहाँ के मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ना था या फिर पैसा वगैरह लूटना था? तो याद रखिएगा, उसका जो शुरुआती मकसद था ये था धन दौलत लूटना। जो सुबुक्तगीन मतलब महमूद गजनबी के पिता जो है सुबुक्तगीन, वो भी भारत के रुपए पैसे को देखकर आकर्षित हुए थे, और बेटा भी शुरू से उन्हीं कहानियों को सुन रहा है भारत की, यहाँ रुपया पैसा है, तो वो भी आकर्षित हुआ। मतलब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आप पहला ऑप्शन टाइप करेंगे धन दौलत लूटना, और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो जो वास्तव में जो खलीफा था बगदाद का अल कादिर बिल्ला, उसने इसलिए बुलाया था ताकि ये महमूद जाएगा, हिंदुस्तान के एरिया को जीतेगा और इस्लामिक कल्चर को फैलाएगा। हालांकि एक ही क्वेश्चन बनेगा कि महमूद के भारत आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, प्लीज आप बहुत आराम से इत्मीनान से चीजों को देखते चलो और पढ़ते चलो। सबसे पहला है, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ हुआ? तो महमूद गजनबी का पहला आक्रमण उसी के खिलाफ हुआ जो बाप के साथ में जिसका सकारात्मक परिणाम युद्ध का नहीं निकला था। मतलब हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश का राजा था जयपाल। लड़ाई हुई एक बार महमूद गजनबी की, कोई परिणाम इसका भी नहीं निकला, मतलब कोई नहीं जीता। दूसरी बार फिर सेना लेकर आया, युद्ध हुआ,
फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला, तीसरी बार फिर युद्ध हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु इस घटना से 3 बार, क्योंकि सामने जा रहा है जयपाल और हरा नहीं पा रहा है महमूद गजनबी को, उसको होती है आत्मग्लानि और वो चिता में जल के आत्मदाह कर लेता है। तो आपसे एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस हिंदू शाही वंश के शासक का नाम बताइए जो चिता में जलकर आत्मदाह कर लेता है। आंसर है राजा जयपाल, जो हिंदू शाही वंश का राजा है। और इसी के अगेंस्ट में सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण किया था, फिर बेटा भी आक्रमण करता है, लेकिन दोनों कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकाल पाते हैं, मतलब जीत नहीं पाते, और फाइनल में ये आत्मग्लानि के कारण चिता में जल के आत्मदाह कर लेता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि महमूद गजनबी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ हुआ, तो आंसर है हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल, और यही जयपाल चिता में जलकर आत्मदाह कर लेता है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। जो जयपाल है उसी का बेटा है आनंदपाल, और उसी का बेटा है त्रिलोचन पाल, और फिर उसी का बेटा है भीमपाल, मतलब ये पूरी पीढ़ियां हैं। इसमें से आनंदपाल और त्रिलोचन पाल को राजा भोज ने भी समर्थन दिया था। ये एमपी में जब हम पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से खंगालेंगे। अभी चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसी नजरिए से चलते हैं कि आनंद पाल का युद्ध होता है महमूद गजनबी से, ये हार जाता है। फिर त्रिलोचन पाल आता है, ये भी हार जाता है। फिर भीमपाल आता है। अब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू शाही वंश का यदि पहला शासक हम जयपाल को मानते हैं तो अंतिम जो शासक है वो भीमपाल है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू शाही वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है जिसको महमूद गजनबी ने हराकर हिंदू शाही वंश को पूरी तरह भारत से समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा, भीमपाल को हरा देता है, मतलब भीमपाल हारेगा तो हिंदू शाही वंश का खात्मा हो जाता है हिंदुस्तान में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। इसमें आपको ये आनंदपाल और त्रिलोचन पाल नहीं याद रखना हिस्ट्री में, एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ऐसे अब चलते हैं आगे। 1008 में महमूद गजनबी नागरकोट पर अभियान करता है। नागरकोट जैसे कि आप जानते हैं माता दुर्गा देवी का मंदिर है दरअसल में यहाँ पर, और ये इस्लामी लोग जो हैं वो दुर्गा प्रतिमाओं या किसी तरह देवी देवताओं की प्रतिमाओं में बिलीव नहीं करते हैं, वो इनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो महमूद गजनबी भी दरअसल में मंदिर पर अटैक करता है, रुपया पैसा लूटता है, और यहाँ की जो मूर्ति है माता जी की उनको तोड़ देता है, और अपने नाम एक उपाधि लिखवाता है जिसका नाम है बुद्ध किशन, या कई किताबों में बुद्ध सिकन भी नाम है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। बुद्ध सिकन या बुद्ध किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब होता है जो मूर्तियों को तोड़े। तो याद रखिएगा, इस्लाम के लोग एक ईश्वरवाद पे बिलीव करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। तो इस तरह के नागरकोट अभियान के दौरान पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि कोई मुसलमान आया और हिंदुस्तान की मूर्तियों को उसने क्या किया बेटा जी, क्षतिग्रस्त किया। हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इसको रहने दीजिए। लेकिन हाँ, अगला जो सही चीज है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, 1001 में पहला आक्रमण होता है। अब उसके बाद है सन 1014। तो सन 1014 में महमूद गजनबी थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण करता है, और थानेश्वर मंदिर जो है या थानेश्वर जो जगह है वहां पर जिस भगवान का मंदिर है वो भगवान विष्णु के स्वरूप है, चक्र स्वामी मंदिर। तो ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है कि चक्र स्वामी मंदिर जो 1014 पर आक्रमण किया गया किस तुर्की आक्रमणकारी के द्वारा, तो आंसर है महमूद गजनबी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। और यहीं से ये एक मूर्ति ले जाता है, अच्छा मेन मूर्ति को ध्वस्त कर देता है, और यहीं पास में एक कांसे की मूर्ति जो है इसको ये अपने साथ में गजनी प्रदेश ले जाता है, ताकि वहाँ के जो आर्किटेक्चर हैं उनसे इस तरह की नई नई कलाकृतियों को वो बनवा सके। तो ये भी छोटे मोटे एग्जाम क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि चक्र स्वामी की कांस्य मूर्ति को गजनी किसने भिजवाया था, तो आंसर है महमूद गजनबी। याद रखना, मेन मूर्ति को तोड़ देता है ना, क्योंकि ये मूर्ति भंजक अपने नाम के टाइटल लिए हुए है, बुद्ध सिकन टाइटल लिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बुद्ध सिकन किसे कहते हैं, महमूद गजनबी को कहते हैं। और साथ ही साथ जब भी ये हिंदुस्तानी प्रदेशों में आता तो हिंदू लोगों को, यहाँ हिंदू का मतलब क्या है भैया जी, याद रखेगा, हिंदू का मतलब होता है हिंदू धर्म के लोग, तो ठीक है, साथ में यहाँ सिख भी आ जाएगा और यहाँ जैन भी आ जाएगा। तो जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख हैं या जैन हैं, इनको इस्लाम में कहा गया है काफिर, और इनको जो मुसलमान मारे उसे कहा गया है दरअसल में गाजी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है।
तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि गाजी जो टाइटल है वो किसने लिया था बियाजी, तो गाजी जो टाइटल है वो लिया था महमूद गजनवी ने लिया था। और किन किन को हराया था उसने, माफी करता हूँ, किन किन को मारा था, तो जो गैर मुस्लिम है मतलब हिंदू, जो सिख जैन क्राउड को मारना ये। तो ऐसा पहली बार भारत के इतिहास में देखा गया कि कोई इस्लामिक राजा आता है और यहाँ के लोगों को मारता है। मतलब गाजी उपाधि लेने वाला पहला जो शासक था तुर्की वो भी है महमूद गजनवी। बुद्ध सिकन की उपाधि जिसने ली वो भी है महमूद गजनवी। तो ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको ध्यान रखें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कन्नौज, मथुरा और वृंदावन ये प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल के अधीन थे। और सन 1018 में जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है, मतलब थानेश्वर मंदिर के 4 साल बाद जब वो 1018 को आता है और कन्नौज, मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को लूटता है, तो जो ये राज्यपाल राजा है ये डर कर भाग जाता है। और डर कर इसलिए भाग जाएगा, जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी की इतनी बड़ी सेना होती है, इसलिए राज्यपाल जो प्रतिहार वंश का राजा है वो भाग जाता है। अब ये बात जब पता चलती है बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर को, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वही व्यक्ति हैं जिसको हम एमपी में पढ़ेंगे, जिसने कांदरिया महादेव का मंदिर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफी हद तक इसी को कहा जाता है कि कांदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था इसने, जो खजुराहो में है। ये एक प्रमुख चंदेल शासक है। तो विद्याधर उस समय राजपूतों को लीड कर रहा था, तो वो अपने साथ, विद्याधर अपने साथ कुछ राजपूत राजाओं का संघ बनाता है और प्रतिहार वंश का जो राज्यपाल भाग गया था महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए, उसको क्या करते हैं, झुंड बनाकर उसको एक जगह पर एकत्रित करके ये सभी राजपूत राजा मार देते हैं। क्योंकि महमूद गजनवी से लड़ाई ना लड़के इसने कायरता दिखाई थी और हिंदुस्तान के लोगों को कायर बताया था, तो इसलिए विद्याधर इसको मार देता है। अब ध्यान से सुनिएगा, खजुराहो जो है वो चंदेल वंश से संबंधित है मंदिरों के लिए, और ये वही शासक है जिसका नाम है विद्याधर। तो एमपीपीएससी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का चंदेल शासक विद्याधर ने किसको ग्रुप बनाकर और मार दिया था, तो प्रतिहार राजा राज्यपाल को मार दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है, तो याद रखिएगा महमूद गजनवी का सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर के बारे में आप भी जानते हैं कि महमूद गजनवी ने टोटल कितने अटैक किए हिंदुस्तान पे, 17। ये उसका 16वां अटैक था। तो ये क्वेश्चन स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का 16वां अटैक कौन सा था, तो सोमनाथ मंदिर किस सन में किया है, ये एसआई का क्वेश्चन है, 1025 में किया था। अच्छा, उस समय हिंदुस्तान का राजा कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, उस समय हिंदुस्तान का जो राजा है गुजरात का, जहां ये मंदिर है, चालुक्य वंश की सोलंकी शाखा का एक राजा जिसका नाम है मूलराज प्रथम या भीमदेव प्रथम। ये क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि बहुत पुराने समय में ये क्वेश्चन आया कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव प्रथम था। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि कितने ज्योतिर्लिंग हैं हिंदुस्तान में, तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जिसको माना जाता है वो यही ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को समर्पित है, गुजरात प्रदेश है, सौराष्ट्र जिला है और काठियावाड़ जनपद। ये तीनों चीजें ही क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जाती हैं कि सोमनाथ महादेव का मंदिर किस प्रदेश में है, सोमनाथ महादेव का मंदिर किस जिले में है और सोमनाथ महादेव का मंदिर किस जनपद में आता है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब महमूद गजनवी जब आक्रमण करता है तो सोमनाथ मंदिर से इतनी धन संपदा उसको प्राप्त होती है, इतनी धन संपदा प्राप्त होती है कि टोटल 17 बार वो हिंदुस्तान पर अटैक करता है। जितना धन रुपया पैसा उसको 16वें आक्रमण से प्राप्त हुआ था, इतना इसको कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन संपदा की दृष्टि से महमूद गजनवी ने जितने अभियान किए, उतने अभियानों में से सबसे ज्यादा रुपया पैसा या सबसे ज्यादा वैभव किस अभियान से प्राप्त हुआ, तो सोमनाथ अभियान से प्राप्त हुआ। या याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब इसी दौरान एक और क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब भी हिंदुस्तान में महमूद गजनबी आता तो यहाँ के जो लोग थे, मतलब जो नॉन मुस्लिम थी, उनको मार देता था और इस तरह से गाजी टाइटल ले रखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदुस्तान की मूर्तियों को वो ब्रेक करता था। जो जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की जो मूर्तियां थी उनको ब्रेक करता था और अपने आप को ये टाइटल देता था कि मैं बुद्ध किशन हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, मूर्ति भंजक। मैं कोई मूर्ति की पूजा करने वाला नहीं हूँ जो इनको तवज्जो दूं, मैं इनको विनाश करूंगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। महमूद गजनबी के 16 आक्रमण तो हो गए हैं। महमूद गजनबी 17वां आक्रमण करता है, या महमूद गजनबी का 17वां आक्रमण कैसे होता है, ध्यान से सुनना। 17वें आक्रमण, प्लीज थोड़ा सा आवाज नहीं। देखिए, महमूद गजनबी जब है, ये सोमनाथ मंदिर जो इसने लूटा था 1025 में, ये फिर से आता है, एक बार मंदिर को लूटपाट करता है। और जब ये जा रहा होता है तो बीच में सिंध के निकट एक खोखर जाति होती है, वो दरअसल में क्या करती है, लूटपाट करती है और लूटपाट करके बहुत सारा रुपया पैसा छीन लेती है। बदले में महमूद गजनबी उनसे अटैक करके और वो पैसे रुपए को क्या कर लेता है, उनसे ले लेता है। तो इस तरह से महमूद गजनबी का 17वां आक्रमण जो है वो किसके अगेंस्ट में होता है, जाटों के अगेंस्ट में होता है। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। तो पहला आक्रमण किसके खिलाफ होता है, ये पूछा जाता है, हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। और अंतिम आक्रमण किसके अगेंस्ट में होता है महमूद गजनबी का, जाटों के विरुद्ध। और सबसे ज्यादा रुपया पैसा किसमें लगा था, 16वें में मिला था। तो ये चीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब इसके जस्ट बाद में महमूद गजनबी के आक्रमणों का समापन, तो मैं आपको पहले ही बता चुका, पहला आक्रमण किसने किया है, मतलब पहला आक्रमण, तो ये चीज आपको क्लियर होगी, हिंदू शाही वंश और अंतिम जाटों के विरुद्ध किया। अच्छा, महमूद गजनबी के समय में कुछ इतिहासकार भी थे। तो इतिहासकार कौन थे, जरा जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। महमूद गजनबी के समय में 2 इतिहासकार हैं जिनका नाम है कुतबी और एक का नाम है बैहाकी। ये आपको याद रखना है, जो उनके दरबार का इतिहास लिखा करते थे। और अलबरूनी और फिरदौसी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे एमपीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो एमपीपीएससी हमेशा से क्वेश्चन पूछती है। अब क्या क्वेश्चन पूछती है, चलो सबसे पहले आप ये देख लो जरा जल्दी से। और इसको देखने के पहले आज आपके डेमो का भी लास्ट डे है, मैंने आपको बताया था। और फिर कई लोगों के मेरे पास में सवाल आ रहे थे कि सर फीस वगैरह का क्या करना है, फीस कितनी रखना है। तो पहले तो आप ये चीज़ देख लें। और ये कोई भाई है जो पेन को चला रहा है, इस तरह से चीज़ें ये प्लीज़ ना करें, इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और आप लोगों में से कई लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अलबरूनी हैंड फ्री यूज़ करिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे बोल रहा था कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी, फीस को लेकर बातचीत हो रही थी कि सर फीस का क्या रहेगा सिनेरियो। चलो जरा जल्दी से पहले मैं ये क्लियर कर दूं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो मेरे भाई, जैसे जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, और जो लोग पुराने भी हैं जो मेरे को जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। देखो लास्ट के 10 मिनट बचे, तो मैं सारी चीज़ एकदम क्लियर कर दूं। पहले जैसे कि मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहली यूनिट है एमपी की, यूनिट 1, उसमें प्योर एमपी आपको भी पता। यूनिट 3 भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना, जिसमें जियोग्राफी है एमपी की। उसके बाद यूनिट 5 का बी वाला जो पोर्शन है उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। यूनिट 7 साइंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और यूनिट 9 भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और आपने 2 दिन में यदि आपने सिलेबस ज्वाइन किया तो आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका खत्म हो गया, रोबोटिक्स खत्म हो गया। आज अपन उनके क्वेश्चंस को देख लेंगे, मतलब काफी तेजी से अपन, वैसे हिस्ट्री में आपने देखा कि अपन बड़े तेजी से क्या करते चले जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से डे बाय डे अपन चीजों को बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे फीस का बताना था इसलिए, अदरवाइज मैं आज महमूद गजनबी कंप्लीट करा देता।
वो कल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 10 में से 6 यूनिट तो मैं ही करा रहा हूँ और बहुत आराम से इत्मीनान से यूनिट हो भी जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि जो चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं, बस उसको ही करते चलना है। जैसे जो पीडीएफ दिखाएं उसको अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है और यही पीडीएफ के क्वेश्चन ही आएंगे आपको एग्जाम में। तो 10 में से लगभग लगभग 6 यूनिट तो मैं ही कवर कराऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घर में बैठे रहना है आपको, बहुत आराम से इत्मीनान से, कहीं जाना नहीं, क्योंकि याद रखना कोरोना अभी बाहर है मेरे भाई, कुछ कुछ केस आ रहे हैं। तो अभी अभी लगभग 10-15 दिन आप घर के अंदर रहो, जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको आप पढ़ते चलो, आराम से समझते चलो। 10 में से 6 यूनिट मैं कंप्लीट करा दूंगा। 100 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 50 से 60 क्वेश्चन बड़े आराम से आपको देखना कि पेपर पे मिल जाएंगे। बस आप पूर्ण तैयारी करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आता है फीस की बात। तो ये क्राइटेरिया हमने फीस को डिसाइड किया है। तो जरा आप इसमें से देख लें कि क्राइटेरिया में सबसे पहले 100 क्वेश्चन यदि एमपीपीएससी पूछेगी तो उसमें से 40 क्वेश्चन आपके एमपी के होंगे। एमपी में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो इसलिए पुणेकर के और दूसरी किताबों के वस्तुनिष्ठ वगैरह सब मैंने नोट्स में ऐड कर दिए और सबको पीडीएफ के फॉर्म में मैं देता चल रहा हूँ। और उसकी फीस रखी है 11,199। इसमें आपको एमपी का पूरा सिलेबस मैं लास्ट तक कंप्लीट कराऊंगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, कई लोगों का कॉल आया कि सर हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। ठीक है, आप यूट्यूब से पढ़ लो क्योंकि वहाँ पर चल रहा, लेकिन याद रखना जैसे यूट्यूब शुरुआत में तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे चीज़ें, लेकिन धीरे 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 कई बार फिर वो लेक्चर नहीं डालते हैं, कई बार फिर वो उतने बेहतर तरीके से कंटेंट को कवर नहीं कराते। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ नहीं होंगी। डे वन से जिस एनर्जी के साथ हम चलेंगे, लास्ट दिन तक जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपन काम करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है कि सर हम यूट्यूब से कवर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूट्यूब से पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हो और मेरे से पढ़ के भी अच्छा कर सकते हो, आप जैसे में सहूलियत हो वैसा। लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना कि कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करनी है, हर दिन आपका एक नया टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद इतिहास जो यूनिट सेकंड है, उसमें मैं आपकी मिडिवल बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा, उसमें आपका मॉडर्न बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। और आपको भी पता है कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा मॉडर्न से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद मिडिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर एंशिएंट से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बौद्ध और जैन से आते हैं, तो उसको भी लास्ट लास्ट में कवर करा दूंगा। लेकिन मेरा पूरा फोकस होगा मिडिवल पे और मॉडर्न पे। तो इसके लिए हमने स्पेशली फीस रखी है 999। फिर उसके बाद जो कई लोग जो स्टूडेंट है जो साइंस नहीं पढ़ पाए थे यूनिट 7, तो उनके लिए फीस रखी है 899। इसमें पूरा का पूरा कुछ चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, जिनसे क्वेश्चन आएंगे, और कुछ कुछ को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपको बहुत आराम से बता दूंगा। जो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट बता दूंगा। प्रदूषण वाला हो गया, फिर भारत के प्रमुख संस्थान हो गया, तो वो आप बहुत आसानी से 3 दिन के अंदर ही उनको कवर कर लोगे। मतलब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। इसके बाद आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये पहली बार एमपीपीएससी ने ये यूनिट जोड़ी और ये कठिन यूनिट भी है, तो इसलिए सबसे कम जो कठिन है यूनिट, उसी की फीस हमने सबसे कम रखी है। तो ये है दरअसल में फीस का स्ट्रक्चर। यदि आप इन सबको जोड़ते हैं, दरअसल में हमारी एक टीम काम कर रही है, अभी फिलहाल 3-4 लोग हैं, और इस टीम के हिसाब से जो सबसे नॉमिनल फीस हो सकती है सब्जेक्ट वाइज, हमने वो करने की पूरी कोशिश की है। इसका अगर टोटल अगर अपन करते हैं तो लगभग लगभग वो 3000 तक पहुंच जाता है, या जो कुछ भी जितना भी पहुंचता है ना। इसमें से अपन क्या कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है यदि कोई कर रहा है। ये डिस्काउंट आपको भी पता है, ये जनरली अपना काम है नहीं है, लेकिन जो मेरे ऊपर भी जो लोग हैं जो दरअसल में मुझे ऑर्डर कर रहे हैं कि आप इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन कर दो जिसमें किसी तरह का कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। तो ये है दरअसल में फीस स्ट्रक्चर। अब फीस से संबंधित यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि मेरे हाथ में फीस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने फीस का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, आप मुझे फ़ोन लगाएं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मतलब पढ़ाई लिखाई का मेरा डिपार्टमेंट है और बाकी डिपार्टमेंट फीस से संबंधित मेरा नहीं है, वो जो मैडम देखते हैं जनरली वो उनके हाथ में। तो ये फीस है, आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, आराम से समझ लो।
कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो फीस से रिलेटेड, तो जो नंबर है जिस लास्ट में 52 नंबर है, उसमें जो मैडम है, जो हमारी सीनियर है, जो डायरेक्टर है, उनसे आप बात कर सकते हो बड़े आराम से, इत्मीनान से, है ना। मेरे से केवल पढ़ाई लिखाई का ही सेशन होगा। कोई कुछ पूछ रहा है, किसी के कुछ सवाल है, जैसे कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लो पेमेंट किस नंबर पर करना है, तो बेटा जी वो लास्ट में 52 नंबर है ना जनरली, तो उस नंबर पे ही आपको क्या करना है, सारी की सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। आराम से इत्मीनान से आप डिसीजन ले लो। ये फीस वगैरह एक बात याद रखना, ये चीज़ पढ़ाने के लिए मैंने बिल्कुल शुरू नहीं किया कि मैं डे 1 से पढ़ाने लगूँ। जो लोग शुरू से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि अभी लगता है कि कैप्सूल कोर्स या बूस्टर कोर्स के थ्रू वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें, और कई बार खुद से पढ़ाई नहीं हो पाती, या इंटरनेट वगैरह से भी हम कितना पढ़ पाते हैं, यूट्यूब वगैरह से, तो एक कंटिन्यूअस में डेली टास्क देता चलूँगा, आप उसको कवर करते चलें, चाहे आप उसी का मेहनताना मेरे लिए ये मान लें। तो यही एक छोटी सी फीस हम सब लोगों ने डिसाइड करी थी, और फिर फाइनल में ये फीस वाला इशू केवल आज रहेगा मेरे भाई। इसके बाद आप कभी मेरे मुंह से फीस का इशू नहीं सुनेंगे। कोई भी इशू अगर आपको आता है तो एक नंबर है जिसमें लास्ट में 52 है, उस पर आप बात कर सकते हो बड़े आराम से, इत्मीनान से, और वो आपकी मदद करेंगे अगर कोई भी इशू अगर आपको आता है। हाँ, कल से हमारी क्लासें बिल्कुल ऑन रोल रहेंगी। बाकायदे कोई भी मतलब उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनकी फीस जमा होगी। और ध्यान से सुनना, मेरे को बिल्कुल फीस के बारे में फोन मत करना कोई भी कि सर मेरे को इतना कम, इतना ज़्यादा। लास्ट में जिस नंबर पे 52 है उस नंबर पे आप बात कर लें आराम से, जो मैडम बोलेंगी।